स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल सा रहता है कि मेथड क्या है कि हम जो है जितने भी हमारे जो आर इंटरवल्स के वो होते हैं बॉक्स, उनको लार्ज इंटरवल लार्ज को जो काउंट कर लें उनको, और जितने बॉक्स आए उसको 300 से डिवाइड कर दें, तो सिंपल सा हमारा हार्ट रेट निकल जाता है। या फिर हम स्मॉल जो बॉक्सेस हैं उनको काउंट करें और 1500 से डिवाइड करें, तब हमारा जो है तब भी हार्ट रेट निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारी ये तो रहता है जब हार्ट रेट रेगुलर हो तब तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि इरेगुलर है तब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इरेगुलर में हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको 6 सेकंड में या 3 सेकंड में कितने बॉक्सेस आ रहे हैं स्मॉल, उनको काउंट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें हार्ट रेट देखना पड़ेगा। जैसे अभी एग्जांपल्स में हम आते हैं, तो जैसे इजीएस्ट वे क्या है, रूल्स ऑफ 300। इसमें क्या है, मेमोराइज करने का तरीका क्या है कि यदि जो आर इंटरवल के बीच में एक खाना है तो हार्ट रेट हो गया 300, 2 है तो हार्ट रेट हो गया 150, 3 आ रहे हैं तो 100 हो जाएगा, 4 आ जाएंगे तो 75 हो जाएगा, और 5 आ जाएंगे तो 60 हो जाएगा, और 6 अगर आ गए तो 50, यानी कि साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा हम ये अगर रूल ध्यान रख लेंगे तो बहुत बार तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें 52 है, 54 है, 56 है या 62 है, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। एक मोटे तौर पे हमें पता लगना चाहिए कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, टेकिकार्डिया है या नॉर्मल हार्ट रेट है, हमें सिर्फ इतना चाहिए होता है। तो जल्दी से हम क्विक वे में असेस कर सकते हैं इसको। अब जैसे ये ईसीजी है, आर इंटरवल्स की बात आ रही है, तो आर इंटरवल्स अगर हम देखें तो बड़े खाने कितने आ रहे हैं इसमें, किसी में भी अगर हम काउंट करते हैं तो जैसे 1, 2, 3, और ये लगभग हाफ हो जा रहा है, मतलब 3.5 हो जा रहे हैं। तो अभी हमने बात की थी कि जबकि 1 हो तो कितना हार्ट रेट होगा, 2 हो तो कितना होगा, 3 हो तो कितना होगा। तो सिंपल से अगर हम वो कॉन्सेप्ट अपना याद रखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं अपना आंसर कि कितना होगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में हार्ट रेट काउंट करके डालिए। इसमें बेसिक चीज यही है कि जैसे हमारा ये 3 है तो 100 से तो कम हो, 3 तो पूरे पूरे हैं, इसके बाद और हैं, तो 100 से तो हार्ट रेट कम होने वाला है। ठीक है, अगर 4 होते तो 75 होता, 3 होते तो 100 होता, तो इसके बीच में कहीं आएगा 80, 85 के आसपास। तो लोगों ने वही कैलकुलेट करके 88, 85 इस तरीके से आंसर किया है। तो आंसर ये ठीक है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा ये कर सकते हैं। अगर स्मॉल स्क्वायर हमें देखने हैं तो 5, 5, 10, 5, 15, 3, 18, तो हम 1500 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हार्ट रेट एग्जैक्टली निकल सकता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट करने का तरीका जैसे मैंने बताया था कि आपको 2 है, 3 है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर साइनस एरिथमिया है तो इसमें इसमें अगर देखो काउंट करेंगे नीचे वाले, साइनस एरिथमिया का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन के साथ हार्ट रेट हमारा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो इसमें कितने, जैसे अगर हम लार्ज स्क्वायर्स देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग है। तो 6 का मतलब हो गया रफली, अगर हम 6 की बात करें तो हमारा हार्ट रेट 50 के आसपास, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया था। क्योंकि 60 से कम है, 60 से 90 या 100 तक हम लोग नॉर्मल हार्ट रेट लेते हैं, 60 से नीचे आता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, पी पी ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, पीआर इंटरवल भी ठीक है, टी वेव भी, तो एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट हार्ट रेट हमारा काफी कम है, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया का ईसीजी हो गया। जैसे अगर हम साइनस एरिथमिया की बात करते हैं, साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो साइनस एरिथमिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन के साथ वेरी कर रहा है। जैसे एक्सपिरेशन है तो हमारा आर इंटरवल बड़ा आ रहा है, इंस्पिरेशन है तो आर इंटरवल हमारा कम हो जाएगा। ऐसे ही फिर एक्सपिरेशन आया, फिर हार्ट आर इंटरवल्स बढ़ गया, जैसे कि 1, 2,
3 4 5 6, तो ऐसे ही। लेकिन अगर जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारा 1 2 3 4, तो रफली हमारा जो है जब हम इंस्पिरेशन में जा रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट हो जा रहा है 4 का मतलब होगा 75, ठीक है। और अगर हम जब 6 हो जा रहा है मतलब एक्सपिरेशन की बात आ रही है तब हमारा 6 हो जा रहा है। 6 मतलब रफली 50 के आसपास, 50 54 जो भी रहेगा उतना स्कैन करेगा। तो इसमें अपेरेंटली ऐसा लगेगा हमको कि हमारी जो हार्ट रेट इरेगुलर है, लेकिन ये साइनस एरिथमिया इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ बदल रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम साइनस एरिथमिया। साइनस मतलब एरिथमिया हो रहा है, हार्ट रेट वेरी कर रही है, लेकिन ये साइनस बीट के साथ वेरी कर रही है, इसलिए वर्ड यूज होता है साइनस एरिथमिया। जैसा कि इसमें कोशिश की गई हार्ट साइकिल्स के दिखाने की कोशिश की गई है कि इंस्पिरेशन में हार्ट साइकिल जल्दी हो रहे हैं और एक्सपिरेशन में हार्ट साइकिल जो है धीरे धीरे हो रहे हैं। तो ये साइनस एरिथमिया का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाता है। अब बात करें साइनस टेकिकार्डिया। अभी हमने साइनस ब्रेडिकार्डिया देखा था, साइनस टेकिकार्डिया। साइनस क्यों वर्ड यूज हो रहा है कि हमारी पी वेव बिल्कुल ठीक है, हमारी पी आर इंटरवल ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, सभी चीजें ठीक है। तो ये हमारा साइनस एरिथमिया है। हार्ट रेट हम टेकिकार्डिया सॉरी, तो हमारा हार्ट रेट कितना आ रहा है, 100 से ज्यादा आ रहा है। हार्ट रेट इसमें 100 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 3 खानों से कम है, 3 बड़े जो खाने होते हैं उनसे कम आ रहा है, तो इसका मतलब 100 से ज्यादा है, इसका मतलब इसमें टेकिकार्डिया है। और क्योंकि साइनस रिदम है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे साइनस टेकिकार्डिया। फिर आती है बात सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एसवीटी जिसको बोलते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। लाइक ये जो नॉर्मली जो साइनस टेकिकार्डिया हमारा 110 20 30 तक हो सकता है। जब 150 से हार्ट रेट ज्यादा होने लग जाती है तब हम जो है ये इसमें हमें रिदम देखनी पड़ती है, तो वो सुप्रा साइनस रिदम ना होकर के उससे नीचे कहीं से इम्पल्स जनरेट हो रही होती है, जो हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। टेकिकार्डिया तो है, लेकिन एग्जैक्टली साइनस में ना होकर के थोड़ा सा डेविएट हो जाती है रिदम हमारी। जैसे कि हम नेक्स्ट हम देखें एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है कि हमारी जो बीट है, इम्पल्स जो है वो साइनस रिदम नहीं है, वो मसल्स वाले फ्रेगमेंट से कहीं से जनरेट हो रही है। तो इसमें क्या है, हमारा जो एट्रियल रेट अलग होगी और वेंट्रिकुलर रेट अलग होगी। तो वेंट्रिकुलर रेट को कैलकुलेट करने के लिए तो हमें आर इंटरवल्स के बीच में देखना है, लेकिन ये तो वेरी कर रहा है। तो इससे हमारा जब इरेगुलर रिदम है तो हम हार्ट रेट सही से नहीं बता पाएंगे। तो हमें वेंट्रिकुलर रेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम या तो इसको 6 सेकेंड्स तक या 3 सेकेंड्स तक, 3 सेकेंड मतलब कि 15, जो ये 15 जो है लार्ज स्क्वायर्स में अगर के बीच में जितनी आर इंटरवल्स आ गए तो उसके हिसाब से हम उससे मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, तो ये हमारा हार्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगा कि इतनी हार्ट रेट होगी। जैसे अगर हम इस केस में एट्रियल फिब्रिलेशन में सोचें तो हमारी हार्ट रेट कितनी होगी, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट उससे हमने स्टार्ट किया तो एक उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली एट्रियल फिब्रिलेशन तो है, लेकिन जो वेंट्रिकुलर रेट है वो कम है, रफली 60 के आसपास आएगी। ऐसे ही फिर हम एट्रियल फ्लटर देखते हैं। तो एट्रियल फ्लटर हमारी जो ये फ्लटर वेव नॉर्मली V1 में या लीड 2 में देखी जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन की पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी है, सबसे जो सही मॉर्फोलॉजी होती है वो लीड 2 और V1 में होती है। तो उसमें इस तरीके की फ्लटर वेव आने लग जाती है। तो ये इसमें आर इंटरवेंट्रिकुलर रेट्स तो रेगुलर होता है, लेकिन तरीके से फ्लटर वेव्स आती हैं। तो ये फ्लटर और इसमें रेगुलर आएगा आर इंटरवल्स और इसमें इरेगुलर होगा एट्रियल फिब्रिलेशन में। अब जैसे 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें अगर कैलकुलेट करें हार्ट रेट तो करके, जब पहले में हार्ट रेट कैलकुलेट करके बताइए चैट बॉक्स में। इसमें हम जैसे कर रहे हैं तो वही हमने सिंपल सा करना है, 1 2 3 4 5 6, रफली वही 6। तो हार्ट रेट हमारी आ जाएगी 50। ठीक है। ऐसे ही फिर हम ये देख रहे हैं इसमें
तो इसमें हार्ट रेट हमारी 2 1 2, तो 2 में हमारा कितना हो जाता है हार्ट रेट 150। 150। करने के बाद कुछ करें ऑडियो उसमें चैट बॉक्स में डालें, चैट बॉक्स में मैं देख लेता हूँ तो उसमें आइडिया हो जाता है मुझको। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत क्विक रिस्पॉन्स है, आप समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा दिक्कत। तो जैसे इसमें फिर अगेन हमारी क्या डिफरेंस है इस वाले ईसीजी में 3C नंबर में, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? RR इंटरवल हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये RR इंटरवल वाला का जो हमारा एक खाना या 2 खाना उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसमें हमें 15 सेकंड में या 30 सेकंड में हमें बेस्ट तो यही रहता है कि जैसे हम पल्स रेट भी देखते हैं, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में हमको देखना होता है तो हम 1 मिनट तक काउंट करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे ही ईसीजी में भी हम 60 सेकंड तक करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा टाइम कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि 30 सेकंड से भी आप करके काउंट कर सकते हो कि 30 सेकंड्स में कितने आपका RR कॉम्प्लेक्सेस या QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, उसको काउंट कर लो आप, तो आपको हार्ट रेट पता लग जाएगा। ये कर लो। हाँ, अब बात करते हैं एक्सिस की। तो ये एक्सिस हार्ट रेट तो बड़ा सिंपल सी बात थी कि एक्सिस हार्ट रेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक्सिस की जरूरत से हम कर भी लें, एक्सिस देख भी लें तो क्या फायदा होने वाला है इससे हमारा? तो QRS एक्सिस रिप्रेजेंट क्या करता है? नेट ओवरऑल डायरेक्शंस ऑफ हार्ट्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। पहले हमें क्या लगेगा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सिस। प्लीज अपना को म्यूट कर लें, आप तो बच्चा साथ में ही है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसको म्यूट कर लें। मैंने गूगल फॉर्म्स बना नहीं, पहले तुम ये तो कर लो। म्यूट कर लें अपने आप को। Kanchan Patel, please mute yourself. तो आप किस लिए देखते हैं? abnormalities of axis can hint at ventricular enlargements and conduction block, that is hemi block। तो 2 चीजें हमें पता लग सकती हैं अगर हम एक्सिस को देख लें, तो वेंट्रिकल एनलार्ज है कि नहीं है, कंडक्शन ब्लॉक्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं QRS एक्सिस। तो QRS एक्सिस के लिए क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट एक्सिस क्या होता है, राइट एक्सिस क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्सिस क्या होता है। अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको देखें, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाती है, ठीक है। हम इसमें देख सकते हैं कि नॉर्मल एक्सिस हमारा हो रहा है -32 + 90, ये वाला क्वाड्रेंट हमारा नॉर्मल एक्सिस का होता है, और -92 -30 तक लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है, और +32 + 180 तक हमारा राइट एक्सिस डेविएशन। इसके बाद में इंटरमीडिएट एक्सिस होता है, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। तो हमें यही चीज देखनी होती है कि नॉर्मल है, लेफ्ट है, राइट है, इसके अलावा हमें तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें 2 मेथड्स हैं एक्सिस को देखने के लिए, क्वाड्रेंट मेथड एंड डिग्री मेथड। नॉर्मली कॉमनली हम लोग जो है क्वाड्रेंट मेथड को ही यूज करते हैं। डिग्री मेथड थ्योरेटिकल पर्पस के लिए बहुत माइन्यूट लेवल पर आपको एक्सिस चाहिए तब आपको जरूरत पड़ता है, तो प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं करते, इतने सालों से हमने कभी उसमें यूज नहीं किया। लेकिन हाँ, क्वाड्रेंट वाला डेफिनेटली हम लोग क्विकली असेसमेंट के लिए प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं। तो वो एक सिंपल सा मेथड है, उससे आपको अगर सीखेंगे तो ईजी हो जाएगा। क्वाड्रेंट मेथड में हमने क्या करना है, हमें लीड 1 देखनी है और लीड AVF देखनी है, उसका डिफ्लेक्शन देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, एक साइड पे लीड 1 लिखें, एक साइड पे लीड AVF लिखें, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, उसका पॉजिटिव नेगेटिव। अब देख लिया कि लीड 1 में भी मान लो पॉजिटिव है और लीड AVF में भी पॉजिटिव है, तो दोनों चीजें पॉजिटिव है, तो हमारा नॉर्मल एक्सिस हो गया। लेकिन लीड 1 पॉजिटिव है और लीड AVF नेगेटिव है, तो हमारा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया। तो इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर कट एग्जांपल जैसे हम देखें तो एक सिंपल सा है, उसी क्वाड्रेंट में हमने 2 ECG 1 और AVF लीड को रखा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राइट, अगर देखें राइट एक्सिस डेविएशन के, तो राइट पीपल मीट ईच अदर, जो सही लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो हमारा जो है, तो हम कहते हैं कि अगर ऐसा आ रहा है कि लीड 1 में नेगेटिव और लीड AVF में पॉजिटिव, तो हमारा ये राइट एक्सिस डेविएशन है, कि मतलब डिफ्लेक्शन एक दूसरे की तरफ
अगर हम ऊपर नीचे रख लें तो इस तरीके से हम देख करके पता लग जाएगा सिंपल हमारे को राइट एक्सिस डिवीजन है। और जो रॉन्ग या लेफ्ट अपोजिट होते हैं वो अपोजिट डिफ्लेक्शन हो गया कि लीड 1 में पॉजिटिव और लीड एबीएफ में नेगेटिव, तो ये हमारा दूर दूर हो गए, तो ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन को कर रहा है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है वो लाइन में खड़े हुए हैं, 1 भी एबीएफ पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एबीएफ भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये लाइन में खड़े। तो नॉर्मल लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, सही लोग इस तरीके से हो गए और इस तरीके का हो गए। ये इनडिफरेंट है, मतलब नेगेटिवली दोनों फॉलो कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम एक्सिस एक्सट्रीम वाले लोग हो गए कि नेगेटिव गलत डायरेक्शन में दो लोग चल रहे हैं, तो वो एक्सट्रीम कैटेगरी वाली। एक तरह से सिंपल आम बोलचाल की भाषा से ही हम एक्सिस का असेसमेंट कर सकते हैं कि राइट है, लेफ्ट है या नॉर्मल है। अब कॉमन कॉजेज देखें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन की, तो एल्डरली पीपल में मिल सकता है, या प्रेगनेंसी में डायफ्राम ऊपर हो जाए या एसाइटिस हो जाए तब मिल सकता है, इंटीरियर वॉल एमआई में मिल सकता है, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक में मिल सकता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच में मिल सकता है, और एम्फाइसीमा जो होता है लंग्स में उसमें भी हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं, अगर हमने एक्सिस कैलकुलेट कर लिया इन बीमारियों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी डायग्नोसिस में, क्योंकि ईसीजी के बेसिस पे हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, तो वो हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। राइट एक्सिस डेविएशन की बात करें तो नॉर्मली राइट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है, लेकिन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो रही है, इंटीरियर वॉल एमआई हो रहा है, राइट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट पोस्टीरियर हैंड ब्लॉक है, तो राइट एक्सिस डेविएशन तब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये डिग्री मेथड है, थोड़ा टफ है, इसमें मेरे ख्याल से इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको एकेडमिक पर्पस के लिए ही होता है, तो मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। अब बात करते हैं रिद्म की। रिद्म देखने का सिंपल सा तरीका है कि जब हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लर्निंग फेज में थे ईसीजी, तो यही होता था कि रिद्म देखने के लिए क्या है, तो एक कागज हम लोग ले लिया करते थे और उसमें आरआर की जो वेव्स हैं उनकी टिप पर, दो टिप्स पर एक प्लेन पेपर लेकर के उस पर निशान लगा लेते थे कि दो आरआर वेव्स के डिस्टेंस में लगाया, फिर उसको आगे स्लाइड कर लिया। तो अगर यहाँ आरआर का इंटरवल बराबर है और आगे हमने स्लाइड किया उसको पेपर को, तो फिर हमारा इसका मतलब जैसे हम यहाँ हमने दो निशान लगा लिए और फिर हमने इसको आगे स्लाइड कर दिया या आगे इधर की तरफ स्लाइड किया, तो ये दोनों अगर वही दोनों निशान जो पेपर पर बने थे वो इससे मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी रिद्म जो है रेगुलर है। यही हम काम कैलिपर से भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम अगर दिखाएं तो जैसे कैलिपर से भी पकड़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, कैलिपर से भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास रिद्म देखने के, एक तो प्लेन पेपर के द्वारा, एक कैलिपर के द्वारा, ताकि हम वही कैलिपर का डिस्टेंस हम अगली लीड पर रखते जाए तो हमें पता लग जाएगा कि ये रेगुलर रिद्म है, इरेगुलर नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारी नॉर्मल साइनस रिद्म होती क्या है। ज्यादातर देखें तो हार्ट रेट की बात करते हैं तो 60 से 100 एडल्ट में होती है, 80 से 160 इन्फेंट में, 80 से 130 टॉडलर में और 75 से 115 तक ये 6 ईयर ओल्ड में होती है। एडल्ट में नॉर्मली हमें यही मानना चाहिए कि 60 से 100 के बीच में होती है। सो रेगुलर रिद्म होती है, एक तो साइनस रिद्म कहते हैं, रेगुलर होगी, हार्ट रेट भी रेगुलर हो रहा है, पी वेव्स राउंड शेप की होगी और सब में सेम शेप की होगी और बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगी। नॉर्मल पीआर इंटरवल होगा, यानी कि 0.12 लेकर के 0.20 सेकेंड्स तक, या 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, और नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड्स टू और 3 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर होगा। क्यूटी इंटरवल भी हमारा नॉर्मल होगा। तो क्यूआरएस पॉजिटिव इन लीड, ये खास चीज है साइनस रिद्म के लिए कि क्यूआरएस पॉजिटिव होती है। नॉर्मली अगर हमारी साइनस रिद्म नहीं है, रिद्म गड़बड़ा गई है, तो ये हमें पॉजिटिव रिफ्लेक्शन 1 2 AVF 5 हमें पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा कंडक्शन ऐसे चलता है। बाकी डिटेल में डॉक्टर जिंदल ने लास्ट टाइम आपको बताया भी था साइनस नोड, और आज भी वो चर्चा करेंगे थोड़ी सी, जब रेडियोरिथमिया के बारे में करेंगे तो साइनस नोड से रिद्म हमारी निकलती है, साइनस रिद्म, और फिर हमारी
एवी नोड पर आ जाती है, फिर यहाँ बंडल ऑफ हिस, और इसके बाद राइट बंडल ब्रांच और यहाँ लेफ्ट बंडल ब्रांच, इस तरीके से जाती है। तो यहाँ हम इसमें बात करें तो P wave is upright in lead 1 and 2. Each P wave is usually followed by a Q wave. Our heart rate is normally this. तो इसलिए ये साइनस रिदम है। अब साइनस रिदम जो अनस्टेबल कब हो जाएगी, कब हम सस्पेक्ट करेंगे कि ये अनस्टेबल हो सकती है, तो इसमें हम लोग साइंस देखते हैं। अगर क्लिनिकली बात करें तो साइंस ऑफ लो कार्डिक आउटपुट मिल जाते हैं, सिस्टोलिक हाइपोटेंशन मिल जाता है हमको, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस दे सकता है, एक्सेसिव रेट हो सकता है, 40 से कम हो सकता है, 150 से ज्यादा हो सकता है, और चेस्ट पेन ये हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी है और लेकिन उसका हार्ट रेट 60, 70, 80 भी मिल सकता है, जैसे हमने ईसीजी दिखाया था। नेक्स्ट पेशेंट चेस्ट पेन से भी प्रेजेंट कर सकता है। अभी कल परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आया था चेस्ट पेन करके, उसका ईसीजी किया, उसको एसबीटी था। तो अनस्टेबल रिदम अगर मिलती है तो इस तरीके से मिल जाता है, और कुछ उसमें ईसीजी में कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं थे, बहुत माइनर से चेंजेस थे एंजाइना वाले, लेकिन साथ में एसबीटी आ रहा था। बेसिकली प्रहलाद जी यहाँ पे ये कहना कि रिदम से ये सिम्टम है, उसके बजाय ये सिम्टम्स जब हो तब रिदम में डिसऑर्डर ये वाले वो हो सकते हैं। तो ये कॉजेज हैं कि जब हार्ट फेल्योर हो, कार्डियक आउटपुट गड़बड़ हो, चेस्ट पेन हो, तो उस वक्त हमारी एरिथमिया मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ऐसे ईसीजी में हमें मिलेगी, या ईसीजी में हमको अगर किसी का ईसीजी हम देख रहे हैं तो हमें ये सस्पेक्ट करना चाहिए। ये कोरिलेशन है थोड़ा सा, एक मैंने कोशिश की कि मैंने कहा हम हर समय थ्योरी बात करते हैं, अगर उसका क्लिनिकल कोरिलेशन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा बेटर हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि कब किन परिस्थितियों में हमें ये सोचना है। ठीक है, जैसे हार्ट फेलियर में है, इफ अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रिकल थेरेपी हमें करनी पड़ सकती है, कार्डियोवर्जन करना पड़ सकता है एरिथमियास के लिए। तो ये सब नॉर्मल साइनस रिदम वाला हो गया। साइनस ब्रेडिकार्डिया हमने पहले भी बात की, कोई साइनस टेकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इनमें सारी रिदम वही है, इनमें हम सब लोग चर्चा कर चुके हैं। हार्ट रेट हमने कैलकुलेट किया था इन्हीं चीजों पे, तो वही सारी चीजें हैं, ये वही सेम फाइंडिंग को रिपीट किया है कि इनमें हम जैसे हार्ट रेट इसमें हम देख रहे हैं तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन वाली है, इरेगुलर हमने कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके की रिदम हो सकती है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। हार्ट ब्लॉक में भी जैसे वो बताएंगे कि क्या हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, थोड़ा सा हमारा पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ये होता है। और सेकंड डिग्री में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव जो है पीआर इंटरवल बढ़ता चला जाता है, फिर वो मिस्ड बीट आ जाती है। फिर ऐसी सेकंड डिग्री में भी मोबिस टाइप 2 भी होता है। ऐसी थर्ड डिग्री में क्या है कि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है एट्रियल और वेंट्रिकुलर बीट्स का, और कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, तो हम कहते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक या कंप्लीट एवी ब्लॉक। इसके अलावा लेफ्ट बंडल ब्रांच भी हो सकता है, राइट बंडल ब्रांच भी हो सकता है। वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स हो सकती है, ये बीच में हमारे नॉर्मल ईसीजी के बीच में वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स आ सकती है। तो यही कॉमन चीजें हैं जो हमें नॉर्मली, और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मिल सकता है, बीपी जिसे बोलते हैं हम। ये सब इमरजेंसी की फाइंडिंग्स हैं जो हमें इमरजेंसीज में या पेशेंट्स एकदम से आता है तब हम देखते हैं, तो इस तरीके की स्थिति होती है कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया मिल जाए या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मिल जाए। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में तो सभी लीड्स में एक कंकॉर्डेंस होता है, इस तरीके से ऊपर ऊपर होंगे कॉम्प्लेक्स या नीचे 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 होंगे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इरेगुलर होगा पूरी तरीके से, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई छोटा कोई बड़ा, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाता है। तो बहुत ही इरेगुलर सी, इसमें बिल्कुल पल्सलेस एक्टिविटी, एकदम से पल्स बिल्कुल नहीं होगी, वीटी में भी। थैंक यू वेरी मच। तो जो मैंने कोशिश करी है कि आपको रेट, रिदम और एक्सेस के बारे में थोड़ा सा बताने की, तो अगर रहेगा तो कभी भी हम फ्यूचर में फिर डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को आगे। अब डॉक्टर पंकज कुछ अपने कमेंट प्लस डॉक्टर जिंदल भी। नहीं, मैं तो कमेंट्स बस यही इसी चीज के कह रहा हूँ कि जब हम ईसीजी को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें सब समझ में आ गया, और जब ईसीजी सामने आती है तो एक बार सब गड़बड़ हो जाता है कि उसमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। तो जब हम लोगों ने देखा और ये डिस्कस किया, तो उसके बाद जो भी पेशेंट ईसीजी के साथ आए उसको देखिए, जरूर देखते रहिए। जब हम अपने हर ईसीजी पे एक्सरसाइज करते रहेंगे और जो ईसीजी लगे गड़बड़ है, समझ में नहीं आई, उसकी फोटो खींच के रख लीजिए, तो उसको डिस्कस एक बार कर लिया जाए
कि इसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटी है, तब वो चीजें दिमाग में बैठती चली जाएगी। वरना ईसीजी पढ़ते समय लगता है कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, ऐसा होता है एट्रियल फ्लटर, ऐसा होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, ऐसा वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, लेकिन जब पेशेंट को देखते हैं तो रेट्रोग्रेडली उसको फॉलो करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, हर पेशेंट की ईसीजी देखें, जो ना समझ में आए उसको रिकॉर्ड कर ले और फिर ग्रुप में डिस्कस करते रहेंगे उसको। धन्यवाद डॉक्टर प्रहलाद। और अब जिंदल साहब सेट है एक्टिव मोड। मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर प्रहलाद सर को। डॉक्टर रामदास बात कर रहा हूँ। जी जी। ये न्यू ऑनसेट जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक रहता है पेशेंट में, न्यू ऑनसेट, इज इट ऑलवेज बिकॉज ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन? डेफिनेटली अगर आपके पास पुराना ईसीजी है और उसमें नहीं था, अब आया, तो आपको स्ट्रांगली यही सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये एमआई ही होगा। यस सर। ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ये जरूर ध्यान रखना है कि दो ब्लॉक्स हैं, एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एलबीबी न्यू ऑनसेट। तो जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है ये एक डिजेनरेटिव फिनोमेना भी होता है काफी। डायबिटिक्स में आपको आरबीबी खूब मिलेगा, एज के साथ ओल्ड इंडिविजुअल्स में आरबीबी खूब मिलेगा, ये एक डिजेनरेटिव फिनोमेना है। जो एलबीबी है, एलबीबी इज मोस्टली ऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। तो अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो उसको इग्नोर नहीं करना। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, छोड़ दीजिए, हो सकता है कुछ ना हो सकता है डिसऑर्डर हो। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो मोस्टली ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, काफी संभावना है इस्केमिक डिसऑर्डर की, चाहे अभी करंट इस्केमिक डिसऑर्डर हो या पुराना इस्केमिक डिसऑर्डर हो। तो एलबीबी को कभी हमें लाइटली नहीं लेना है। एलबीबी में क्या होता है, राइट साइड में हमें जो एम पैटर्न है उसको लाइटली नहीं लेना। जो V1 में एम पैटर्न है आरबीबी का, आरएसआर पैटर्न है, उसको हम एक बार इग्नोर फिजियोलॉजिकल या डिजेनरेटिव मान के चल सकते हैं, लेकिन एलबीबी को नहीं चलता। डॉक्टर जिंदल। धन्यवाद डॉक्टर पंकज फॉर इन्वॉल्विंग मी फॉर दिस। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और रिवीजन भी हो जाता है हम लोगों का भी, क्योंकि इसी चाहे जितनी बार पढ़ लो कुछ ना कुछ नई चीज सामने आती है। आज के लिए हम लोगों ने टॉपिक चूज किया है ब्रेडी अरिथमिया। मतलब जैसे डॉक्टर चावला अभी रिदम की बात कर रहे थे, तो उसमें रेगुलर रिदम, नॉर्मल रिदम था, फिर अरिथमिया मतलब इरेगुलर रिदम हो सकती है। कोई भी नॉर्मल से जो वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड अरिथमिया। अरिथमिया में दो तरह के अरिथमिया रहते हैं, ब्रेडी अरिथमिया और टैकीअरिथमिया। टैकीअरिथमिया काफी लॉन्ग टॉपिक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग टैकीअरिथमिया के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग ब्रेडी अरिथमिया की बात करेंगे। ब्रेडी अरिथमिया मीन हार्ट रेट 60 से कम अगर हमारा है देन हम लोगों के चांस ब्रेडी अरिथमिया के रहते हैं। जब भी हम लोगों को सस्पेक्ट करना है कि कोई ना कोई रिदम ऐसी है जो ब्रेडी अरिथमिया में हमारी फिट होती है, वी हैव टू फाइंड आउट ब्रेडी अरिथमिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी पता हो, तभी हम उसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कि डिक्रीज ऑटोमेटिसिटी, ये एटो हो गया, ऑटोमेटिसिटी जो हमारा एक कार्डियक मसल जितनी भी होती है वो कंडक्शन या जो उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहिए क्वालिटी है। एक ऑटोमेटिसिटी की, एक किसी एक स्पेसिफिक रेट पे हर एक जो हमारा टिश्यू है हार्ट का, वो एक इम्पल्स जनरेट करने के लिए या फायर करने के लिए एलिजिबल है और एबल है। तो उसकी ऑटोमेटिसिटी, जैसे ऐसे नोड हमारा 70 से 80 पे करता है, एवी नोड 40 से 50 पे करता है, पुर्किंजे फाइबर 30 से 40 पे करता है। अगर वो भी नहीं काम कर रहा है तो नीचे वाला पेसमेकर कार्डियक मसल जो है वो 20 से 30 पे करती है। तो अगर एक पेसमेकर फेल हो, इसे हम पेसमेकर बोलते हैं, जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है, कि ऐसे नोड होता है नॉर्मली और वो 70 से 100 के बीच में डिफरेंट कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर से वो अफेक्टेड होता है। तो किसी वजह से अब अगर हमारी ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज हो गई है तो उसकी वजह से ब्रेडीकार्डिया हो सकता है और या ब्रेडी अरिथमिया हो सकता है। ब्रेडीकार्डिया मीन डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडी अरिथमिया मीन वी हैव टू फाइंड आउट इज देयर सम अरिथमिया आल्सो, एबनॉर्मल रिदम, जो अभी रिदम की बात हो रही है।
दूसरा, जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी, या तो इम्पल्स जनरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है जो कंडक्शन में या इलेक्ट्रिक सिस्टम में, या कंडक्शन की। तो कंडक्शन ब्लॉक अगर कहिए तो उसकी वजह से भी एरिथमिया हो सकता है, या किसी की वजह से पेसमेकर हमारा डिफरेंट हो गया है। टैकीआर्रिथमिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्केप पेसमेकर होता है, जैसे ऐसे नोड का फेलियर हो गया, ऐसे नोड डीजेनरेटिव डिजीज या किसी वजह से डाउन करके बैठ गया, वहां बिजली फेलियर हो गया, इट इज नॉट जनरेटिंग, तो फिर एवी नोड या उससे नीचे कोई लेगा तो उसे हम एस्केप पेसमेकर बोलते हैं। हार्ट रेट कम हो जाता है लेकिन हमारा जिंदगी चलती रहती है नॉर्मल वाला। और जब अगर ये एस्केप पेसमेकर भी काम नहीं करता, इसके सिम्टम होता है, तो हमें ऊपर से पेसमेकर लगाना पड़ता है। तो दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैकेनिज्म हमारे दोनों हो सकते हैं, कंडक्शन ब्लॉक या जनरेशन ब्लॉक। कॉजेस ब्रेडीआर्रिथमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये हमें पता हो, क्योंकि अगर हमें ईसीजी मिल रहा है और हम देख रहे हैं हार्ट रेट 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। कार्डिक भी हो सकते हैं उसके कारण और नॉन कार्डिक भी हो सकता है, क्योंकि आई कांट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। हमें पता होना चाहिए अगर ब्रेडीकार्डिया हमें मिल रहा है या ब्रेडीआर्रिथमिया मिल रहा है तो क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तभी उसकी यूटिलिटी है। ईसीजी में पकड़ने के बाद हमें देखना होगा कि कोई एक्यूट एमआई तो नहीं है, क्योंकि इंफीरियर एमआई में ब्रेडीआर्रिथमिया इज क्वाइट कॉमन, क्योंकि जो हमारा ऐसे नोड है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से ही सप्लाई होता है, तो वहां अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में कुछ इसीमिया है तो चांसेस कई बार ब्रेडीआर्रिथमिया के होते हैं, या एवी नोडल ब्लॉक के होते हैं। एवी नोड भी राइट से ही होता है, तो जैसे ही ब्लॉकेज होता है तो ब्रेडीआर्रिथमिया में चला जाता है मरीज। या और भी साइनस ब्रेडीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, दोनों चीजें ही एमआई में बहुत कॉमन होती है। कार्डियोमायोपैथी में हो सकता है। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज में अगर हमारा एवी नोड जो है बिल्कुल ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, माइट्रल वाल्व होता है, वहीं उसके पास में होता है, तो डीजेनरेटिव होते हैं या इन्फ्लेमेटरी होते हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, उसमें अगर एवी नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आपको ब्रेडीआर्रिथमिया मिल सकता है। डीजेनरेटिव हार्ट का जो एक कंडक्शन सिस्टम है, इसमें अगर डीजेनरेटिव डिजीज किसी भी वजह से हो गया, एज की वजह से या किसी और वजह से, बहुत कॉमन होता है। इसका एक एग्जांपल है सिक्स साइनस सिंड्रोम, जो दोनों चीजें कर सकता है, टैकीआर्रिथमिया भी ब्रेडीआर्रिथमिया भी, इसलिए नाम भी उसका टैकी ब्रेडी सिंड्रोम बोलते हैं। तो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो डिपेंड अपॉन कि कहाँ उसका डीजेनरेशन हो रहा है और कौन सा इसके पेसमेकर टेक ओवर कर ले रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव में हमें पता है इंपॉर्टेंस क्या है पता करने की, जैसे सीएडी है या आईएचडी है, एमआई है, हमें पता है कि हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेम्परेरी पेसमेकर लगाना है। अगर हम सीएडी को ट्रीटमेंट कर देंगे तो शायद वो रिकवर कर जाएगा, इट इज अ टेम्परेरी फिनोमेना। लेकिन डीजेनरेटिव है तो हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ परमानेंट काम करना हो। ऐसे इन्फेक्टिव में आप सब लोगों ने देखा होगा अभी कोविड में लॉट ऑफ पेशेंट वाज देयर विद हार्ट रेट ऑफ 30, 40, 45 and there was a quite panic in ICU कि अब क्या करना है, पेसमेकर लगाएं ना लगाएं, and most of them was recovering. Although I will share with you कि जितना भी अरेस्ट हुए अधिकतर कोविड में ब्रेडीकार्डिक अरेस्ट थे, तो वायरल फीवर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। डेंगू में भी कई बार साइनस ब्रेडीकार्डिया बहुत कॉमन होता है। ऑल वायरल फीवर कैन कॉज साइनस ब्रेडीकार्डिया और ब्रेडीआर्रिथमिया। इसी तरह से नॉन कार्डियक में बहुत कॉमन है जो ड्रग्स ब्रेडीकार्डिया के लिए हम लोग देते हैं कि हार्ट रेट कम करने के लिए, खासतौर से कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कई बार हम 3-3, 4-4 मेडिसिन चला देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी चला देते हैं, बीटा ब्लॉकर भी चल रहा होता है, कार्डारॉन भी चल रहा होता है, संग में डिजिटलिस भी चल रहा होता है। दे ऑल कैन कंट्रीब्यूट एंड मरीज अचानक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या ब्रेडीआर्रिथमिया करके लेके आते हैं। बहुत सारे अलग अलग अरिथमिया करके आ सकते हैं, तो वी हैव टू नो क्या क्या दवाई मरीज को चल रही है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरकैलेमिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। अगर हमें मिल रहा है ब्रेडीकार्डिया या ब्रेडीआर्रिथमिया तो हमें देखना चाहिए कि पेशेंट का पोटेशियम तो बहुत ज्यादा नहीं है, खासतौर से अगर सीकेडी वाला मरीज है और ब्रेडीआर्रिथमिया करके आ रहा है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इज हाइपरकैलेमिया। आपको उसे और कुछ बिना, क्योंकि पोटेशियम आने में भी टाइम लगेगा, यू कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपरकैलेमिया।
हाइपोथायराइडिज्म सबको पता है कि ब्रेडिकार्डिया करती है एंड इट कैन कॉज ऑल पॉसिबल ब्रेडियारिथमिया। डिसऑटोनोमिया, ये जो इन्फेक्टिव जो हम बात कर रहे थे उसमें होता है, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा वेसोवेगल जो सिंकोप होता है, जो पेशेंट नॉर्मल करके आते हैं, उसमें इट इज बिकॉज ऑफ वेगल स्टिमुलेशन लीडिंग टू जो हमारा एवी नोडल, जो सबसे सुस्त आदमी है कंडक्शन वाले सिस्टम का हमारा, वहां पे उसको वो और सुस्त कर देता है और एवी ब्लॉक हो जाता है, या साइनस पे भी कई बार असर करता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाता है एंड पेशेंट को सिंकोप हो जाता है और गिर जाता है। थोड़ी देर में जब हमारा बीपी और ये डिसऑटोनोमिया ठीक हो जाता है तो फिर वो ठीक हो जाता है। एनवायरमेंटल हैजार्ड कैन कॉज हाइपोथर्मिया, नॉट इन कॉमन इन इंडिया, लेकिन जो हमारे रशिया है, जो या जितने भी ठंडे वाले कंट्रीज हैं, वहां पे हाइपोथर्मिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ जो हमारा ब्रेडियारिथमियाज होते हैं। उसमें हार्ट रेट कई बार नॉर्मल पर्सन का 25 से 30 तक भी हो सकता है। तो ये कारण हमें पता होना चाहिए अगर हमें कोई एरिथमिया देखने को मिल रहा है। मैनिफेस्टेशन ब्रेडियारिथमिया में पेशेंट प्री सिंकोप, फैटिग, वीकनेस करके आ सकता है। पैल्पिटेशन करके भी कई बार मरीज आता है, और अगर ये सिम्टम लेके मरीज आ रहा है और हमें हार्ट बीट कम मिल रहा है या हार्ट रेट कम मिल रहा है, वी शुड गो फॉर ईसीजी, और उसमें फिर हमें देखना चाहिए कि क्या वजह है, वो मैं अभी इलेबोरेट करने वाला हूँ, एंड कैसे हम एक डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें रखना यही होगा स्टेप वाइज अप्रोच। जैसे कि डॉक्टर चावला ने अभी लीड प्लेसमेंट लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको देखना है कि एवीआर में यूजली हमारा, क्योंकि राइट साइड में निगेटिव होता है, पॉजिटिव है, तो हमें देखना होगा कि कहीं ना कोई लीड प्लेसमेंट में गड़बड़ तो नहीं है। वोल्टेज के लिए शुरू में ही हमारा एक सिस्टम होता है, उसमें हमें देखना होगा कि जो एक स्क्वायर सा बना रहता है वो 10 तक जा रहा है या नहीं। रेट रिदम एक्सेस डॉक्टर चावला ने बताई है। बाकी वी विल बी कमिंग टू दिस एरिथमिया। एरिथमिया के जानने के लिए एक बार मैं ये चीज और रिवाइज करना चाहूंगा। आप सब लोगों को पता है कि पी वेव कम्स फ्रॉम, हमने लास्ट टाइम बात की थी, चैट बॉक्स में लिखेंगे कुछ लोग, पी वेव कहां से बनती है, जनरेट कहां से होती है हमारे ईसीजी में। It is the atrial depolarization. Atrial. PR interval is representative of AV node delay, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया AV node सबसे सुस्त राम है, सबसे ज्यादा सुस्त आदमी हमारे कंडक्शन सिस्टम में या जनरेशन सिस्टम में AV node है। तो P वेव से और एट्रिया में बड़ी तेजी से आती है, लेकिन AV node उसे कंट्रोल करता है, उसका रेट उसका थोड़ा डिले कर देता है क्यूआरएस में जाने के लिए, उसे वो रिप्रेजेंट ईसीजी में पीआर फॉर्म में होता है। फिर ये क्यूआरएस इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एसटी सेगमेंट एंड टी वेव comes from ventricular repolarization. This is delay and this ST segment and T is ventricular repolarization. तो this is the important, हमें ये पता होना चाहिए P कहाँ से आता है, एरिथमिया पता करने के लिए पीआर वेव कहाँ से आता है, क्यूआरएस कहाँ से आता है, तभी हम, क्योंकि यहाँ के बाद तो ये सब रिपोलराइजेशन शुरू हो गया और यहाँ तक का हमें सिस्टम पता हो, ये अगर हमें बहुत क्लियर है तो हम लोग बड़े आराम से कर पाएंगे कि आर का मतलब है क्यूआरएस का मतलब है, आर या क्यूआरएस का मतलब है वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, पी का मतलब है एट्रियल एक्टिविटी। इन दोनों के बीच में एक एवी नोड है हमारा, ऐसे नोड से पी जनरेट हो रही है तो ऐसे नोड में गड़बड़ है या एट्रिया में गड़बड़। ओके तो ये हम लोगों ने लिया, ये दिस इज द सेम जो मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्मेशन, इनिशियल पॉइंट ऐसे नोड से हो सकता है, मैंने बताया ऑटोमेटिसिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हार्ट मसल या हार्ट टिश्यू। ऐसे नोड एट्रिया से भी हो सकती है, जंक्शन से भी हो सकती है, वेंट्रिकल से भी हो सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसका रेट करीब 70 से 100 रहता है। एट्रिया का ज्यादातर एट्रिया में नॉर्मल रिदम नहीं होती, जो जितना हमारा ये टैकीआर्रिथमिया में ज्यादा कॉमनली होता है, पीएटी है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, डिपेंडिंग अपॉन द रेट एट्रिया का रेट कितना है।
फिर जंक्शन में नॉर्मल एकदम, कई बार अगर हमारा ऐसे नोड या एट्रियल नहीं काम कर रहा है तो जंक्शन विल टेक ओवर एंड इट्स यूजली इज 50 to 70, और जंक्शन से भी हमारा पूरा ब्लॉकेज हो गया तो वेंट्रिकुलर इनिशिएशन पॉइंट हो सकता है, उसको पहचानना होता है कि ब्रॉड QRS आएगा उसमें। ऐसे रेट नॉर्मल टैकीकार्डिया अगर 100 से ज्यादा है, ब्रेडिकार्डिया का 60 से कम। रेगुलरिटी डॉक्टर साहब ने अभी बताई, रेगुलर है, इरेगुलर है, मतलब रेगुलरली इरेगुलर है या इरेगुलरली इरेगुलर है। तो इसका भी हम लोग हार्ट ब्लॉक में देखेंगे कब कब हो सकते हैं। ऑनसेट पैसिव एस्केप और एक्टिव दोनों तरह का हो सकता है। पैसिव में हम ऊपर से कर रहे हैं, पेसमेकर लगा के ऑनसेट कर रहे हैं हम लोग। हार्ट का हमारा ये चारों फेलियर हो गए, या किसी भी से वेंट्रिकल का रेट इतना ज्यादा है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू टॉलरेट, तो हम लोग ये पैसिव हम लोग मतलब पेसमेकर लगाया होगा। ऐसे ही फिर कंडक्शन कि ऐसे नोड से जनरेट हुई, तो अगर ऐसे ब्लॉक है तो हमारा एट्रिया या एवी जंक्शन विल टेक ओवर। एट्रिया से हुआ, एट्रिया में भी इंट्रा एट्रियल ब्लॉक भी हो सकता है कि ऐसे नोड से जनरेट हुई लेकिन कंडक्शन एट्रियल लेवल पे नहीं हुआ, तो हमारा पीवे भी नहीं बनेगा क्योंकि एट्रियल डिपोलराइजेशन ही नहीं होगा। एवी जंक्शन पे 3 तरह के ब्लॉकेज हो सकते हैं क्योंकि ये सबसे कॉमन एरिया ऑफ ब्लॉकेज है, सबसे सुस्तरा में 1 फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और उसके बाद वेंट्रिकल लेवल पे आल्दो ये एक तरह की एरिथमिया में नहीं आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज की बात हो रही है, कंडक्शन की बात हो रही है, तो हम आरबीबी भी इसी के संग पढ़ेंगे। आरबीबी कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है, ऐसे ही एलबीबी भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट में फिर उसमें क्योंकि लेफ्ट बंडल में आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक और लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक। This is the same which I have discussed. Dr. Chawla has also discussed. Now coming to specific arrhythmias, bradyarrhythmia. ये आप लोग एक स्लाइड में आराम से चल रहा हूं, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। This is sinus bradycardia. This may be a normal phenomena. सबसे कॉमन ब्रेडिकार्डिया इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। सबसे कॉमन कॉज कई बार नॉर्मल साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है। दूसरे नंबर पे वायरल डिजीज जितने होते हैं सबसे कॉमनली आप उसमें देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अदर कॉज, जैसे जो भी मैंने कारण बताए थे उन सब में साइनस, जैसे MI है, डिजेनरेटिव डिजीज है, या फिर ड्रग की वजह से ब्रेडिकार्डिया, कोई बीटा ब्लॉकर ले रहा है, बहुत कॉमन है बीटा ब्लॉकर, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, कार्डेरॉन ले रहा है, तो उन सब में, या डिजिटलिस ले रहा है, डिजिटलिस आजकल थोड़ा कम चलता है, लेकिन उन सब में साइनस ब्रेडिकार्डिया के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। इसमें हाउ टू कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रिदम रेगुलर होती है, हार्ट बीट लेस देन 60, कहीं कुछ लोग 50 से कम भी मानते हैं, PQRS नॉर्मल होगा। यहाँ पे क्या है, साइनस नोड से ही जनरेट हो रहा है और सारा कंडक्शन सिस्टम ठीक है, तो PQRS हमारा बिल्कुल होगा, P नॉर्मल होगा, PR इंटरनल नॉर्मल होगा, QRS नॉर्मल होगा, बट रेट बिलो 60 होगा। साइनस का जो नॉर्मल 70 से 100 होता है, उसका जनरेशन का ऑटोमेटिसिटी, उसका जो फिगर फायरिंग का जो रेट है वो कम हो गया है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो हार्ट बीट यहाँ पे हमारा 48 के करीब है, पीवे नॉर्मल है, PR इंटरवल नॉर्मल है, QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल, तो हम लोग आराम से इसे साइनस ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि PQRS की नॉर्मल है, केवल दूर है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा है यहाँ। एक में मैं दोबारा रिवाइज करा दूं, एक में रेट होता है 300, 2 में 150 होता है, 3 में 100 होता है, 4 में 75 होता है, 5 में 60 होता है, 6 हो जाएंगे तो 50 होगा, फिर 50 से थोड़ा सा कम होगा। बहुत जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है इस तरह से, आप बहुत बार करेंगे ECG में नाप के और गिन के, तो थोड़े दिन में देखते ही समझ में आने लगता है कि अराउंड 50 है। नेक्स्ट, दिस वाज द साइनस ब्रेडिकार्डिया कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फायरिंग रेट कम हो गया, और इतना भी कम नहीं हुआ है कि दूसरे वाले पेसमेकर। इसमें ऑटोमेटिसिटी में एक और खास बात होती है कि जहां जिस पेसमेकर का, जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है, जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा,
वो टेक ओवर कर लेगा हार्ट की रिदम को। जैसे साइनस का सबसे ज्यादा होता है तो साइनस ही हम लोगों का चलता है, लेकिन अगर साइनस का रेट हमारा 40 हो गया तो एवी नोड विल टेक ओवर। मतलब जो हमारा ईसीजी में रिदम आएगा वो एवी नोड वाला आएगा। हार्ट ब्लॉक कहाँ हो सकता है, जैसे मैंने बताया वो तो हो गया जनरेशन का, इम्पल्स जनरेशन का दिक्कत कि हार्ट रेट कम हो गया तो हमारा साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया। हार्ट ब्लॉक कहाँ हो सकता है, ऐसे ब्लॉक, एवी ब्लॉक, बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। जो हम ये 3 बात कर रहे हैं, ये ऐसे नोड है, यहां से ये यहां तक जा रहा है, या ऐसे नोड पे ब्लॉक है या इंट्रा आर्टरियल ब्लॉक है, तो हमारा पी वेव जनरेट नहीं होगा, तो गड़बड़ जो आएगी वो पी वेव वाले लेवल पे आएगा, क्यूआरएस ठीक होंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर ब्लॉक है तो इसे हम एवी नोड ब्लॉक बोलते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे पीआर इंटरवल देता है, लेकिन फिर और ज्यादा बड़ा होने लगता है, तो गड़बड़ जो होगी अगर यहाँ पे एवी ब्लॉक है तो पीआर इंटरवल वाले लेवल पे होगी, या एवी मतलब पी और क्यूआरएस में कुछ गड़बड़ होगी अगर पूरा ब्लॉक हो गया। एंड ये हमारा बंडल ऑफ हिस करके फिर ये राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, यहाँ पे होगा तो हमारा आरबीबी और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा। ब्रेडी एरिथमिया हमने, तो ये हम लोग ऐसे ब्लॉक केवल एक ही तरह, इसमें भी वैसे तो रहता है डिग्री, लेकिन अभी हमें उसकी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, ऐसे ब्लॉक हम लोग पढ़ लें। एवी ब्लॉक भी बहुत कॉमन है और सब तरह के बहुत आम तौर पे मिलते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हमें पता होना चाहिए। और बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ऐसे ब्लॉक जो कि हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ वन पीक्यूआरएसटी। आप देखिए ये कब हम ब्लॉक बोलेंगे, कब हम अरेस्ट बोलेंगे कि साइनस ने काम करना बंद कर दिया। ब्लॉक का मतलब है कुछ मल्टीपल में होगा। पॉज इज मल्टीपल ऑफ पीपी इंटरवल, क्योंकि हम मैंने बताया ना पी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एट्रिया या एसए नोड, तो अगर ये मल्टीपल में है तो हम इसे ऐसे ब्लॉक बोलेंगे, 2:1 ऐसे ब्लॉक, 3:1 ऐसे ब्लॉक, 4:1, जितना भी पी का हमारा, ये वाला हम पीपी इंटरवल लें और इस वाले को पीपी को लें, इस वाले को, तो ये इसका जस्ट डबल होगा अगर हम काउंट करेंगे। दैट इज वाई हम लोग यहाँ इसे कह रहे हैं ऐसे ब्लॉक। तो अगर हमें इस तरह का पॉज मिलता है और ये पॉज पीपी इंटरवल के मल्टीपल में है, दुगना या तिगना, तब हम उसे 1:1 या 2:1 या 3:1 ऐसे ब्लॉक बोलते हैं। और अगर ये मल्टीपल में नहीं है तो हम इसे साइनस अरेस्ट बोलते हैं। साइनस अरेस्ट में भी कई बार बिकॉज ऑफ एनी एडवर्स इवेंट अरेस्ट हुआ लेकिन वो रिकवर कर गया। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपका पी वेव गायब हुआ, पी गायब हुआ, एस्केप रिदम भी नहीं हुआ, मतलब एट्रिया ने के बाद एवी नोड या क्यूआरएस ने भी नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से ऐसे नोड ने काम करना शुरू कर दिया। बट दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ पीपी इंटरवल, इट इज नॉट मल्टीपल। अगर ये मल्टीपल नहीं है तो हम इसे साइनस अरेस्ट बोलते हैं। तो साइनस के दोनों हो सकते हैं, ऐसे ब्लॉक एंड ऐसे अरेस्ट, लेकिन दोनों में अगर वो पीपी इंटरवल का मल्टीपल है तो हम साइनस ब्लॉक बोलेंगे, और अगर इरेगुलर है तो उसे हम साइनस अरेस्ट बोलेंगे। फिर एस्केप रिदम कोई सा भी हो सकता है। दूसरा जा रहा है तो फिर हम उसे एस्केप रिदम बोल देते हैं, इडियोवेंट्रिकुलर रिदम या जंक्शनल रिदम। और अगर दोबारा से साइनस ने टेक ओवर कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पी वेव विल बी एब्सेंट। पी वेव देखिए कहीं नहीं आ रही है, दिस इज द, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऐसे अरेस्ट, क्योंकि पी वेव इज जनरेटेड बाय ऐसे नोड। कमिंग टू एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक को समझाने के लिए हम लोगों ने ये लिया है कि ये एवी ब्लॉक एक तरह का दरवाजा है जो स्लो हो जाता है जहां, या स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारा पीआर इंटरवल आता है। वो स्पीड ब्रेकर और ज्यादा बड़ा हो गया, लोग धीरे धीरे निकल पा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होता है कि धीरे धीरे भीड़ ज्यादा हो गया,
कंजेशन सा हो गया वहां और उसका स्पीड और ज्यादा कम हो गया, तो क्या होता है, धीरे धीरे लोग निकल पाते हैं धक्का मुक्की करके, फिर कोई ना कोई एक रह जाता है। सेकेंड डिग्री में टाइप 2 जो होता है उसमें, जैसे मैं अभी ऐसे नोट की बात कर रहा था, मल्टीपल होगा, जैसे 3 पी वेव आएंगी या 2 पी वेव आएंगी, एक क्यूआरएस आएगा, 2 पी वेव आएंगी, एक क्यूआरएस आएगा, 2:1 या 3:1 या 4:1, बिल्कुल फिक्स होगा कि तीन में से या 2 में से या 4 में से एक जा रहा है, बाकी 3 रह जा रही है पी वेव। तो ईसीजी में हमारे पी वेव दिखाई देंगी, लेकिन 2 या 3 में क्यूआरएस नहीं होगा, उसके बाद नॉर्मल क्यूआरएस आ जाएगा। और कंप्लीट का मतलब एवी ब्लॉक का मतलब है कि एवी नोड से बिल्कुल कंडक्शन खत्म हो गया है, और कंडक्शन खत्म हो गया तो लाइफ को चलने देने के लिए या तो एवी नोड के नीचे से ऑटोमेटिक जो रिदम है वो चालू हो जाएगी, जिसे हम वीडियो वेंट्रिकुलर रिदम बोलेंगे, या उसके नीचे कई बार नोड के भी निचले हिस्से से हो जाती है, जिससे हम नोडल रिदम बोल देते हैं। तो बेसिकली, लेकिन इसमें क्या है, पीपी वेव आएंगी, क्यूआरएस जो है वो एक तो ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि अगर वो वेंट्रिकल से हो रहा है तो क्यूआरएस ब्रॉड हो जाएगा, प्लस देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन पी क्यूआरएस, क्योंकि नॉर्मल तो हमारा पी वाली जनरेट होकर नीचे जाती है, तभी हमारा वो एक रिदम कोई बनती है। लेकिन अगर पी वेव बिल्कुल ब्लॉक हो गई तो पी तो चल रही है, क्योंकि एट्रियल एक्टिविटी हो रही है, ऐसे नोड अपने फायरिंग कर रहा है, लेकिन एवी नोड में जाके बंद हो जा रहा है, तो पी आएंगी, पी रेगुलर इंटरवल पे आएंगी, क्यूआरएस आएगा, क्योंकि जो भी एस्केप रिदम बन गई वो बन गई है, लेकिन वो भी रेगुलर आएगा, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ ईसीजी, तो ये एक ग्रेडिंग मैनर में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1, 2, 3, और 2 को फिर टाइप 1, टाइप 2, वोपिट्स टाइप 1 एंड टाइप 2 में हम लोग बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। आप देखिए यहाँ ये पीआर इंटरवल डॉक्टर चावला ने अभी बताया था, 12 से 120 मिलीसेकंड से 200 मिलीसेकंड तक होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से अगर हम लें और यहाँ तक लें तो ये ज्यादा है, ये करीब 300 के करीब है, 0.4 होता है ना एक। तो रेगुलर रिदम है, रेट ठीक है, पीआर इंटरवल, पी वेव बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, रेगुलर है, लेकिन पीआर इंटरवल इज 0.32, जो नॉर्मल लिमिट है हमारी वो 200.2 सेकेंड या 200 मिली सेकेंड की होती है। क्यूआरएस हमारा नॉर्मल है, टी नॉर्मल है, क्विक इंटरवल नॉर्मल है, जो हम बात करते हैं ना रेट रिदम एक्सिस, और उसके बाद फिर पी क्यूआरएस टी, फिर पीआर इंटरवल एंड क्विक इंटरवल या एसटी सेगमेंट इंटरवल। तो बाकी सब चीजें ठीक है, केवल पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है, तो हम लोग इसे एवी ब्लॉक बोलेंगे, क्योंकि मैंने बताया पीआर इंटरवल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवी डिले। कितना डिले हो रहा है, नॉर्मल 20 तक है तो नॉर्मल है, बाकी सब चीजें नॉर्मल है, अगर 20 से ज्यादा बढ़ गया है और सब चीजें नॉर्मल है तो वी विल कॉल इट फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। थोड़ा सा स्लो हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में बाहर बेटा मौसम बेकार हो गया, वो थोड़े थोड़े गीले हैं, फिर और ज्यादा गीले हो जाएंगे बाहर पड़े पड़े। सेकेंड डिग्री में आप देखिए सूखे ही हुए हैं, थोड़े थोड़े कम गीले हैं ना, देख बाहर कैसे। चल अपना लिखना। पीआर इंटरवल एट्रियल जो हमारा है वो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब रेगुलर पेस कर रहा है, वेंट्रिकुलर रेट लेकिन कभी कभी हमारी मिसबीट हो जा रही है, पी वेव नॉर्मल आ रही है, पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिवली ज्यादा हो रहा है। यहां मैं आपको जैसे ये है, देखिए ये पीआर इंटरवल इतना था, यहाँ इतना हुआ, उसके बाद एक पी ब्लॉक हो गई। मैंने बोला ना वहां एवी नोड पे जो है ज्यादा गड़बड़ हो गई, 2-3 तो धक्का मुक्की के चक्कर चले जाते, लेकिन एक रह जाती है, तो दिस इज कॉल्ड टाइप 2 सेकेंड डिग्री टाइप 1, मोबिट्स टाइप 1। प्रोग्रेसिवली पीआर इंटरवल बढ़ता है, उसके बाद एक क्यूआरएस ड्रॉप हो जाता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाती वेंट्रिकल तक, और उसके बाद फिर दोबारा से वही सिस्टम शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी यही वाला रिपीट हो रहा है, पीआर इंटरवल इतना है यहाँ, उसके बाद ये ज्यादा हो गया, उसके बाद ये पी एक आया लेकिन ये टी में मिल रहा है, उसके बाद गायब हो गया, एक क्यूआरएस ड्रॉप हो गया, और फिर पी क्यूआरएस हमारा यही वाला शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड वैकी बैक पैटर्न ऑफ ग्रुप बीट। पीआर इंटरवल appears progressively longer until QRS is dropped.
मोबिस टाइप 2 में क्या होता है, या सेकेंड डिग्री जो हमारा है उसमें एक फिक्स इंटरवल होगा, 2:1, 3:1। एट्रियल रिदम नॉर्मल है, वेंट्रिकुलर रिदम इरेगुलर हो जाती है क्योंकि एक एक कोई बीट मिस हो जाती है। पी वेव नॉर्मल है, पीआर इंटरवल यहाँ पे नॉर्मल है, क्यूआरएस ठीक है, क्यूटी इंटरवल ठीक है, बट वेंट्रिकुलर रिदम इज इरेगुलर बिकॉज ऑफ कोई बीट मिस हो रही है, कोई जा रही है, कोई नहीं जा रही है। कमिंग टू द थर्ड डिग्री, हमने बोला था ना जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या है, दरवाजा बिल्कुल ब्लॉक हो गया। एट्रिया को वेंट्रिकल से कोई मतलब नहीं है, एट्रिया अपना ठीक काम कर रहा है, एसए नोड ठीक काम कर रहा है, एट्रिया में कंडक्शन ठीक है, लेकिन एवी नोड पे आते ही वो ब्लॉक हो जा रहा है, और इतना ज्यादा ब्लॉक हो जा रहा है कि एक भी रिदम नीचे नहीं जा पा रही है। तो जिंदगी को चलाने के लिए मैंने बताया पेसमेकर, वेंट्रिकल रिदम विल टेक ओवर। तो आप देखिए क्यूआरएस बिल्कुल रेगुलर है, वेंट्रिकुलर रिदम इज रेगुलर, जो ब्रॉड है वेंट्रिकुलर रिदम कहलाएगी। पी वेव अकर्स विदाउट ए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और इन दोनों में असली बात होती है, हम लोग उसे बोलते हैं, नाम देते हैं एवी डिसोसिएशन का, कि पीपी इंटरवल ठीक होगा, आरआर इंटरवल नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल का मतलब रेगुलर होगा, बट देयर विल नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन पी एंड आर। इसे हम एवी डिसोसिएशन बोलते हैं। एट्रिया अपना अलग रिदम पे चल रहा है, वेंट्रिकुलर अदर रिदम पे चल रहा है, एवी नोड ब्लॉक करके बैठ गया है, यहाँ दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। दैट इज थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हम लोग बोलते हैं इसे। उसके बाद कमिंग टू आरबीबी, आरबीबी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एम पैटर्न बिनाइन चीजें, जैसे डॉक्टर पंकज ने अभी बताया, हमें V1 में अगर हमें एम पैटर्न मिलता है तो हम आरबीबी बोलते हैं। आरबीबी और एलबीबी कहने के लिए क्या है कि क्यूआरएस का विड्थ जाना होना चाहिए। जैसे नॉर्मल जो हमारा विड्थ होता है वो 0.12 होता है, ऐसे वेंट्रिकुलर रिदम के लिए भी, क्योंकि वेंट्रिकुलर रिदम या तो राइट बंडल में से कहीं से शुरू होगी या लेफ्ट से शुरू होगी, तो हमेशा वहां बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न तो आएगा ही। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा क्यूआरएस विल बी ब्रॉड, मोर देन 120 मिलीसेकंड और 0.12 सेकंड। और अगर हमें पैटर्न ये एम पैटर्न मिल रहा है V1 में, और RS जो हमें स्लरिंग मिल रही है V6 में लेटर लीड्स में, तो हम लोग उसे आरबीबी पैटर्न बोलते हैं। और एलबीबी के लिए भी वही है, बंडल ब्रांच के लिए जैसे मैंने बताया क्यूआरएस हैज टू बी मोर देन 120 मिलीसेकंड, उससे ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद पैटर्न हम लोग जो देखते हैं विलन, मैंने लास्ट टाइम विलियम पैटर्न था वैसे नाम उसका, लेकिन मैं विलन बोलता हूँ। अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है या इस तरह का एम टाइप या डब्ल्यू टाइप, जो हम यहाँ आर में बात कर रहे थे आरबीबी में V1 में, अगर यहाँ हमें वो चीज मिल रही है डब्ल्यू पैटर्न, हम बोलते हैं विलन पैटर्न या डब्ल्यू विलियम पैटर्न V6 में या लेटर लीड्स में। लेटर लीड्स कौन सी होती हैं? लीड 1, AVL एंड V6। तो हम लोग इसे एलबीबी पैटर्न बोलते हैं। मैनेजमेंट, अगर हम लोग कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं और बहुत क्लियर हम लोग नहीं है, तो आगे जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वो हॉल्टर मॉनिटरिंग होता है, जिसमें 24 घंटे के लिए हम लोग एक मशीन लगा देते हैं मरीज के संग, और उसमें लगातार हम लोगों को मिल जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मरीज सिंकोप लेके आता है, उस समय ECG नॉर्मल होता है, बट वी आर स्ट्रांगली सस्पेक्टिंग कि कुछ है, तो हम हॉल्टर या आजकल लूप इवेंट लूप रिकॉर्डर भी आता है कि मरीज के संग हम बांध देते हैं उसे, एक छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर की तरह होता है, और उसमें एक सिस्टम लगा होता है कि आप जब चाहें उसे ऑन कर दें तो उसमें 30 मिनट पहले तक की रिकॉर्डिंग सब आ जाएगी। जैसे ही आपको कुछ इवेंट हुआ, चक्कर आए या कुछ हुआ, तो आप उसे ऑन कर दें तो 30 मिनट की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। उससे वो हम 7 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उस तरह से जैसे आजकल हम CGMS करते हैं शुगर के केस में, तो ये इस तरह का लूप रिकॉर्डर लगा सकते हैं ताकि हम बहुत लंबी स्टेप ले सकें टू मेक कि एरिथमिया की अच्छी सी डायग्नोसिस बन जाए। दूसरा, हमारी एक मेहनत एक तरफ फोकस रहना चाहिए टू फाउंड आउट द रिवर्सिबल कॉज, कि हमारा कोई जैसे CAD है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या ड्रग इज नॉट वेरी अनकॉमन,
तो हमें खाली हम बीटा ब्लॉकर बंद करो, बहुत मैंने कार्डियोलॉजी में जब मैं था वहां सफदरजंग में बीटा ब्लॉकर बंद करके बहुत सारे मरीज पेसमेकर से बच जाते। ट्रीटमेंट ब्रेडीरेथमिया के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बहुत इमरजेंसी होती है तो हम लोग और एट्रोपिन इंजेक्शन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और सिप्रिनालिन लगाते हैं, कई बार डेरिफाइलिन भी काम करता है, लेकिन काफी सारे केसेस में हमें पेसिंग की जरूरत पड़ती है, टेम्परेरी और परमानेंट। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रहलाद, डॉक्टर जिंदल। आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा और पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी खूब था। लोगों ने सारे जो रिदम के ऊपर, रेट के ऊपर बड़ा अच्छा से पार्टिसिपेट किए और आज मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। पिछली बार थोड़ा डिस्टर्बेंस था इसलिए वो थोड़ा इंटरेस्ट लेवल कम था। तो मित्रों, आप लोग को भी मजा तो आया होगा। देखते रहिए हर केस की ईसीजी और उसको रिकॉर्ड करते रहिए, उनको डिस्कस करते रहिए। जितना केस टू केस हम डिस्कस करेंगे उतना इसमें और आनंद आता जाएगा। और अब नेक्स्ट टर्न के लिए क्या रख रहे हैं? एरिथमिया, क्योंकि एरिथमिया तो कायदे में एक में ही करना चाहिए था, लेकिन फिर बहुत कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, तो हम लोगों ने आज ये ब्रेडीरेथमिया का इसका रिवीजन कर लेंगे और टेकीरेथमिया कर। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन? सर can I ask one question, sir? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज फ्री Sir, what is the indication of pacemaker, sir? Because now after viral diseases like chikungunya, dengue and all, patients are having bradycardia. नहीं तो जितना पहले थोड़ा समय लगा दूं, उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए दोनों लोग हैं। तो जो बात आपने कही कि पेसमेकर तो हमारा लास्ट रिसोर्ट है। हमको पहले ये देख लेना है कि क्या किसी और तरीके से, क्योंकि जैसे आपने कहा चिकनगुनिया के बाद हुआ, किसी वायरल फीवर के बाद हुआ, तो ये तो टेम्परेरी फेजेस होनी चाहिए। विद रिकवरी उनको रिवर्ट बैक हो जाना चाहिए। अगर ऐसे केसेस में कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती है तो टेम्परेरी पेसमेकर पे रख के कुछ समय के लिए, जब हम देख रहे हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो टेम्परेरी पेसमेकर पे रख लिया, और जब डिजीज प्रोसेस हमारा कंट्रोल में आ गया तो उसके बाद हमने टेम्परेरी पेसमेकर हटा दिया। परमानेंट पेसमेकर की जरूरत तो यूजुअली ऐसे केसेस में नहीं पड़ती जो सेकेंडरी कॉजेज के हों, वो तो जो परमानेंट कॉजेज हो उसी में पड़ती है। और बताइए साहब, जिंदर साहब क्या कहते हैं? हाँ, मैंने अभी बोला, जो मैनेजमेंट में था तो यही था कि हमें पहले तो फिक्स करना है कि क्या दिक्कत है, सेकंड था कारण क्या है, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसीलिए मैंने शुरू में कॉज वाली बात की कि अगर डिजेनरेटिव है तब हमें पेसमेकर वगैरह के बारे में सोचना होगा। अगर इन्फेक्टिव है, ड्रग इंड्यूस्ड है, खासतौर से जैसे वायरल है, दे आर सेल्फ लिमिटिंग, तो उस बीच में हम लोग जो ये एट्रोपिन है या उस तरह वाली दवाई से, और कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती है। कोविड में मेरे पास कम से कम रोज कॉल आती थी कि इसका हार्ट रेट 30 चल रहा है, इसका 35 चल रहा है, इसका 36 चल रहा है, 32 चल रहा है। हम लोगों ने एक भी पेशेंट को कोई भी टेम्परेरी पेसमेकर भी नहीं लगाया। अगर हेमोडायनामिकली अगर स्टेबल है तो, हाँ, अगर इनस्टेबिलिटी मिलती है तो फिर मजबूरी, हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमें जरूरत होगा तो टेम्परेरी पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। हेलो, हाँ बताइए डॉक्टर। हाँ जिंदर सर, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर सूर्यांशु बोल रहा हूँ सर। आज एक पेशेंट आया था, उसका 212/128 के आसपास ब्लड प्रेशर था, पेशेंट था इमरजेंसी में, और 45 के आसपास एज रही होगी सर। उसको माइल्ड चेस्ट पेन था बस, और उसको उसका जो ब्रैडीकार्डिया था और साइनस रिदम थी। तो क्या किया जा सकता था ऐसे पेशेंट? इस तरह का ब्रेडीकार्डिया है और बीपी ज्यादा है तो चांस, पहले बात तो हमारा कि अगर वो पहले से कोई बीटा ब्लॉकर तो नहीं ले रहा है। दूसरा, इस तरह वाले मरीज में चेस्ट पेन करके आ रहा है तो कार्डियक मतलब सीएडी के चांस बहुत ज्यादा होते हैं एक्यूट कोरोनरी इवेंट के। उसमें क्या होता है ना, एक्यूट कोरोनरी इवेंट में दोनों तरह का रेस्पॉन्स आता है, दैट इज वेगल स्टिमुलेशन वाला और एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन वाला। तो कई बार ब्रेडीकार्डिया के संग हाइपरटेंशन इज नॉट वेरी अनकॉमन। इस तरह वाले केसेस में हमें पहले तो कॉज निकालना होगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा, जो हम जैसे इस तरह वाली दवाइयों से कर सकते हैं। जो टैकीकार्डिया, जैसे हम नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप चला सकते हैं, दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स। टैकीकार्डिया भी वो करती है, बीपी भी कंट्रोल कर लेगी, और अगर कुछ इस्कीमिया वाला पैटर्न है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा।
तो एंटीजी ड्रिप इज वेरी कॉमन इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अगर हम वो लगाएंगे तो ऑल 3 थिंग्स विल बी टेकन केयर। बीटा ब्लॉकर यहाँ हम नहीं दे पाएंगे। सेकंड एस इनहिबिटर या उस तरह वाले इंजेक्टेबल या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। मतलब हमें वो चीजें अवॉइड करनी होगी जो ब्रेडिकार्डिया करती हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने। लेसिक्स नहीं दिया जा सकता सर? देना ही चाहिए, दे सकते हैं। और सर नाइट्रोग्लिसरीन क्या डोज में देंगे अगर सर ऐसे पेशेंट मान लीजिए इमरजेंसी में आ रहा है तो? नहीं, वो तो फिर ड्रिप में ही चलेगा, आईसीयू के बिना नहीं दे सकते आप लोग। आईसीयू के बिना नहीं दे सकते? हाँ, क्योंकि सर व्हाट शुड बी, हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ हाँ, if a patient presents with left bundle branch block in the ECG and the patient is asymptomatic, what should be our approach? देखिए वो अगर हम लोगों को ये देखना होगा कि उसका पहले हमें कोशिश करना पड़ेगा। अगर पुराना कोई ईसीजी हमें उसका मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर पुराने ईसीजी में भी एलवीबी है तो एकदम पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, एलवीबी है, बहुत सारे मरीज हमारे जो पीएससी हम लोग करते हैं, पीएससी का मतलब प्री एनेस्थेटिक चेकअप, उसमें बहुत सारे लोगों को एलवीबी निकलता है, या प्री मेडिकल चेकअप भी आजकल होने लगा है, इसका नाम जी के लिए बदल गया। तो उसमें हमें इको करा के देखना कि कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज तो नहीं है, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं है तो एकदम वरीसम नहीं है, अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है तो आगे चलना। थैंक Sir, how we differentiate that patient is taking beta blocker or calcium channel blocker medication? या फिर according symptom, when we have to prescribe beta blocker or calcium channel blockers? For control of BP or for what? So BP and related to heart also. नहीं, देखिए वो पहले तो अगर ब्रेडिकार्डिया है या ब्रेडियरिथमिया हमें लग रहा है तो बीटा ब्लॉकर हैज टू बी अवॉइडेड। कहीं कहीं कंपेलिंग इंडिकेशन रहते हैं, जैसे जो हमारा बीटा ब्लॉकर कंडीशन है, अगर पेशेंट को सीएचएफ में हम लोग कई बार देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में देते हैं पोस्ट एमआई में, हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारा हार्ट रेट कम आ रहा है, 60 के नीचे आ रहा है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रेफर करेंगे। और अगर जहां हमें जरूरत, जहां खाली ब्लड प्रेशर है, रेट इज नॉट ए कंसिडरेशन इन चूजिंग ड्रग, तो वहां हम प्रेफर करेंगे कैल्शियम चैनल। लेकिन इसमें एक चीज ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बीटा ब्लॉकर अभी हम लोगों के जो गाइडलाइंस हैं उसमें नहीं है। ओके ओके, क्योंकि एक चीज ये ध्यान रखना है, आज 2021 में कोई भी ग्रुप होमोजिनस नहीं है। सारे बीटा ब्लॉकर से एक जैसे नहीं है, सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से एक जैसे नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स क्लासिकली हार्ट रेट कम करते हैं, लेकिन जो वैसोडाइलेटरी बीटा ब्लॉकर्स हैं वो उतना इफेक्ट नहीं डालते। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्लासिकली हार्ट रेट बढ़ाते हैं, लेकिन वेरापामिल डिल्टियाजम टाइप के वो नहीं बढ़ाते, वो बल्कि और घटाते हैं। तो इसलिए प्रिडोमिनेंटली जो डॉक्टर साहब ने बताया वो वाली बात कि अगर ब्रेडिकार्डिया है तो बीटा ब्लॉकर अवॉइड करो, और अगर टैकीकार्डिया है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अवॉइड करो। अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो बीटा ब्लॉकर को प्रेफर करें, हैं, और अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज नहीं है तो हम इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक हमें जनरल प्रिंसिपल्स अलग और फिर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स उनके अलग रखने होंगे। ओके, डेफिनेटली सर, थैंक यू जी। सर गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। डॉक्टर साहब अपना नाम बताएंगे, आपने अपना जूम यूजर रखा है तो आप? जी जी सर, सर मैं डॉक्टर राजीपुरी हूँ सर, और मैं आगरा मेडिकल कॉलेज में हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, इतना मतलब इलाबोरेटिव, इतने अच्छी क्लासेस के लिए, डायबिटीज एंड ईसीजी के लिए। और मेरा एक क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द ओरल एजेंट्स, इज देयर एनी ओरल एजेंट टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया अपार्ट फ्रॉम एट्रोपिन? एंड मैंने अपनी स्लाइड में बताया ऑर्सिप्रिनालेन है जो एलुपेंट के नाम से आता है, वो एंटीएलुपेंट का है सर। इन विच डोज? एलुपेंट के नाम से आता है, 10 मिलीग्राम। Yes sir. In which dose sir, and in which situation we can use elupental? It is time buying technique only. आपको कारण पता करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें चलना होगा। This is can be used for temporary measure. 10 मिलीग्राम BD और TID we can use. इसके अलावा कई बार हम लोग डेरिफाइलिन भी यूज करते हैं, जो हमारी सिंपल जितनी भी हमारी टैकीकार्डिया करती है, we can use any.
ओके, बेसिकली वहां पे हम उसका जो साइड इफेक्ट है हम उसके इंडिकेशन की तरह से यूज कर लेते हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड में बताऊं, कई बार हम लोग स्टेरॉइड भी यूज करते हैं कि अगर हम इंफ्लेमेटरी सोच रहे हैं, जैसे वायरल डिजीज में हम इंफ्लेमेटरी कारण सोच रहे हैं ब्रेडिकार्डिया होने का, तो कई बार हम इंजेक्शन डेक्सोना भी यूज करते हैं टू जस्ट टू गेट रिड ऑफ ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि एवी नोड में स्वेलिंग कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो वहाँ उसका जो कंडक्शन जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो हमारा ब्रेडिकार्डिया ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। एससी एलिवेशन जब हो रहा है तो एससी एलिवेशन के अंदर अगर पेशेंट को हमें फौरी मदद देनी है, तो उसके लिए पेशेंट को अगर नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप हम अपने क्लिनिक में लगाएं तो क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उसके अंदर करना चाहिए? देखिए, इंजेक्टेबल नाइट्रोग्लिसरीन इज नॉट मेड फॉर, इवन नॉट इन वार्ड, आप आईसीयू में ही दे सकते हैं अंडर कंट्रोल मॉनिटरिंग। ओरल नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स जो आती हैं, बहुत सारे नाम से आती है, 2.6 एंड 6.4 में, वो आप यूज कर सकते हैं। सॉर्बिटेट यूज कर सकते हैं क्लिनिक में, एम्ब्यूल यूज कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्टेबल आई विल नॉट एग्री टू यूज इट इन क्लिनिक और नर्सिंग होम में। कुछ भी हुआ तो हम संभाल नहीं पाएंगे, तो सेवरल टाइम फॉल इन बीपी। जी, कोई भी इंजेक्टेबल ड्रग, स्पेशली इंट्रावेनस देने वाली जो कि हार्ट रेट को या कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करती हो, उसको कृपया ओपीडी में तो यूज बिल्कुल ना करें, उसके लिए आईसीयू सेटिंग ही रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू।